हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 तक बना लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों संख्याओं का माने 306 और 657, इसका मौसो दिया है 9, तो 306 और 657 का हमें LCM निकाल लेना है। तो देखिए हम लोगों ने एक संबंध पढ़ा था। संबंध यह था कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए हम वही लिखने जा रहे हैं। हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। यही होता है। मतलब कि कोई भी दो संख्या है, यदि उसको गुणा करते हैं और उसका लॉसो और मौसो निकाल के गुणा करते हैं तो वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 306 657, तो 306 गुणा 657, क्योंकि इन दोनों का गुणा करना है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, हमने दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया। अच्छा, इसका एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, छोड़ दीजिए। इसका HCF कितना दिया 9, माने दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, छोड़ दीजिए एलसीएम। अच्छा, HCF कितना दिया है 9 दिया है। ये एलसीएम को इधर आने दीजिए, 9 इधर गुणा से इधर भाग में आएगा तो हमारा एलसीएम का मान निकलेगा। देखिए 306 657, ये जो 9 है ये गुणा से इधर आ गया भाग में। ये 9 जो था गुणा में था, इधर आ गया भाग में। इधर क्या बच गया LCM। अगर मन करते ही दोनों को गुणा कर दीजिएगा तब भी 9 से भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कटाने में आसानी होगा, इसलिए हम लोगों ने गुणा नहीं किया। हमने देखिए 9 से कटाइए, 9 से 9 तिया 27, 3 बचेगा 6, 9 चौके 36। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 दो 22, 4 छक 24 को 2 26 को, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 दो 17, 3 छक 18 1 19, 8 3 6 7 13 9 2 11 12। एक बार मिला 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 दो 22 के दूर, 4 छक 24 को 2 26 को, 3 सत्ते 21 का 1 2 हारसिल, 3 पचे 15 2 17 के 7 हारसिल 1, 3 छक 18 19, 8 के 8 2 1 3, 6 7 13 के 3, 9 2 11 12 और 1 1 2। मतलब कि इसका जो एलसीएम है वह आ गया 22,338। तो हमारा आंसर हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं LCM 306 और 657, इन दोनों का LCM कितना होगा 22,338। यही तो आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना था। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले ना आप लोग जब भी पढ़ा कीजिए तो पहले सुनने का काम कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो पहले गहनता पूर्वक आप सुनिए। अगर सुनिएगा तभी जाके आपको समझ आएगा। अच्छा से सुनिएगा तो अच्छा से लिख पाइएगा, अच्छा से लिख पाइएगा तो अच्छा से पढ़ पाइएगा, अच्छा से समझ पाइएगा, फिर कुछ कर पाइएगा। इसलिए जब भी आप लोग पढ़िए तो वीडियो को अंत तक बढ़िया से उसको समझे, हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुने, तब जाके आप सबको लगेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या है, कैसे बनेगा। तो इसलिए जब भी पढ़ाया जाए तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि n कोई प्राकृत संख्या है, n कोई प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्राकृत का मतलब क्या है, एक से शुरू अनंत तक जाए, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे की तरफ बढ़ जाए, इसे ही तो प्राकृत संख्या कहते हैं ना जी। अब कह रहा है कि इसमें आपका 6 के पावर n दिया है ऐसे,
ठीक है, 6 के पावर n दिया है और n के जगह पर आपको प्राकृत संख्या भरना है, 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भरना है, भर के देखिए 6 n के जगह पर 1 भर दिए तो ये 6 होगा, 6 n के जगह पर 2 भर दिए, n के जगह पर 3, n के जगह पर 4, ऐसे करते करते आगे की तरफ बढ़ना है, n की जगह पर 5, 6 ऐसे करते हुए। तो इसको जब तोड़िएगा तो 6 के पावर 1 6 होगा, 6 के पावर 2 36 होगा, 6 के पावर 3 जो होगा 216 होगा, 6 के पावर 4 जो होगा 1296 होगा, ऐसे करते हुए निकालना है। और कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कोई संख्या ऐसा आ रहा है कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए। मतलब कह रहा है कि 6 के पावर n ऐसे रूप है और इसमें n के जगह पर आपको प्राकृत संख्याएं रखनी है और तब उसे बनाने के बाद यह बताना है कि क्या ऐसा कोई संख्या है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो आप लोग बनाते जाइएगा, कभी 0 नहीं आएगा। अब रीजन क्या है उसका बताते हैं। देखिए, जितनी भी संख्याओं के अंत में 0 होता है, जितनी भी संख्या हो जिसके अंत में 0 होता है, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, 70 हो जाए, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0 होता है, उसका फैक्टर तोड़िएगा। देखिए 10 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 10 का फैक्टर तोड़िएगा तो आएगा 2 और 5, 2 और 5। अच्छा 20 का तोड़ते हैं, 20 का तोड़िएगा, 2 दाहिया 20, 2 से 2 बचे 10। देखिए इसमें भी 2 और 5 आ रहा है कि ना। चलिए 70 का तोड़ते हैं, चाहे 100 का तोड़ लीजिए, 100 का तोड़िए, 2 से 50, 25, 2 से 50 25, इसमें भी ना 2 और 5 आ रहा है। ठीक, 70 का तोड़ते हैं, 70 का फैक्टर तोड़िएगा, 2 से 35 दूनी 70, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 70 में भी आपका 7 है, 5 है, 2 है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 आता है, जो भी संख्या है 0 पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसका अर्थ यह होगा कि उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो वह 2 और 5 के रूप में आएगा। मतलब कि दूसरा संख्या आएगा लेकिन उस संख्या में 2 और 5 भी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी संख्या के अंत में 0 आएगा, जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है, तो इसका मतलब है कि उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 2 और 5 के रूप में आएगा ही आएगा। उसमें दूसरा संख्या भी आएगा लेकिन 2 और 5 भी आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये तो कह रहा है 6 के पावर n वाला, जितना हम लोगों ने 6 के पावर n के रूप में रखा है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, 6 को तोड़िए, 6 को तोड़िएगा तो 2 और 3 आएगा, 6 का फैक्टर 2 और 3 आएगा। अच्छा 36 का फैक्टर तोड़िएगा, 2 3 2 3 यही आएगा, इसको तोड़ के देखिएगा। ठीक है, 216 का तोड़िएगा तो 2 2 2 3 3 3 यही आएगा। तोड़ के देखते हैं। देखिए 216 का तोड़ लीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3। ऐसे करके देखिएगा कि जो फैक्टर टूट रहा है 6 के रूप वाला, जो सवाल कर रहा है कि 6 के पावर n 0 पर खत्म होगा कि ना, तो जितना भी संख्या है ये तो 0 पर खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा इसका फैक्टर भी तोड़ रहा है तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी 0 पर खत्म होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड, 0 पर जब खत्म होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड ना तो 2 5 के रूप में आएगा ही, दूसरा भी संख्या रहेगा लेकिन उसमें 2 और 5 रहेगा, लेकिन इसमें 2 के अलावा 5 नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं ना कि 6 के पावर n जो है उसमें कोई भी संख्या आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यही सिर्फ हम लोगों को लिख देना है, जो हम लोगों ने समझा इसी को लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए हमने क्या किया, इसी को लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लिख रहे हैं, हमने लिखा कि कोई संख्या, देखिए हल लिखते हैं, हल, ठीक है हमने हल लिखा। थोड़ा सा रुक जाइए, लोग शेयर डाल दें। देखिए हमने यहाँ लिख दिया हल, मतलब कि इस सवाल को बना रहे हैं। सवाल को बनाइएगा तो हम लिखेंगे कि कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होता है, 0 पर तब समाप्त होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड,
जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए लेकिन 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर n के रूप में है। देखिए 2 3 6 के पावर n आ जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 3 के पावर n के रूप में है, के रूप में है। अतः 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए n के, इसलिए प्राकृत n के लिए, इसलिए हम लिख देंगे इसलिए प्राकृत संख्या, इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। बस यही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कि कोई भी अभाज्य, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 के रूप में आएगा, कोई भी संख्या आ जाए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 5 आ रहा है तो उसके अंत में 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समाप्त किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। और आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।